हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज मोहित शर्मा हेयर फ्रॉम एलके एकेडमी। और ये जो वीडियो होने जा रहा है ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक को हम ये टारगेट कर रहे हैं एंड इट इज़ रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर के मैं कुछ एमसीक्यूज, उसका डिटेल्ड पोर्शन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कि हम इस वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। लेट मी टेल यू सम मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। मैं बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस और इसके साथ साथ जितने भी एग्जामिनेशन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिनके लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दोज पीपल्स हु आर लिविंग इन आवर सोसाइटी, दोज हु वांट टू नो अबाउट द सोसाइटी, कल्चर एंड इन्वायरमेंट। दे कैन ऑल्सो गो थ्रू विद दिस वीडियो। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी बोलूँ, तो यू कैन ज्वाइन दैट। ठीक है, सो हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू कैन यूज माई कोड MH05 if you want to enroll into our all courses with getting, you will get that maximum discount, ठीक है, while using my code. So let's start the video. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड कन्वर सिंह तंवर एंड डॉक्टर जसवंत सिंह परमार, ठीक है, सॉरी जसवंत सिंह परमार, एज अ मेंबर ऑफ विच स्टैट्यूटरी बॉडी। तो कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। अब मैं इन दोनों के बारे में जो बातें बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज मैं आपको डिटेल टू डिटेल्ड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 1 कि पहले तो हम बात करेंगे इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इस रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में एक बार जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो मैं बताऊं कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि क्रिएट करी गई थी एक लॉ को पास करके बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर ये लॉ पास हुआ था जिस लॉ का नाम क्या है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियाज एक्ट 1992। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो आरसीआई कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर्ड की गई है, कौन से एक्ट के तहत ये मान्य है, तो 1992। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये वाली बात याद रखेंगे। किसके अंदर आ रही है, ये आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है जी, एम्पावरमेंट सेम मिनिस्ट्री जो कि वर्क कर रही है किसके अंदर, जो कि ये काम करती है मिनिस्ट्री डिसेबल्ड और वीकर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए। आपने विकलांग लोगों के बारे में सुना होगा, तो उन्हीं विकलांग लोगों के लिए, ठीक है, जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी हाथ पैर दिव्यांगजन टाइप के पीपल्स हैं, उन सब के लिए ये मिनिस्ट्री काम करती है। तो एक्चुअली ये वॉच डॉग की तरह, एक रेगुलेटर की तरह यहाँ पर काम कर रही है एज ए लाइक फॉर द प्रोफेशनल हु वर्क विद द पर्संस विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, दिव्यांगजन के लिए। अब यहाँ पर अप्रूव किया गया है ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका काम क्या है एक्चुअल में, जैसे कुछ फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, ऑडियोलॉजिस्ट हो गए, स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, स्पेशल एजुकेटर्स हो गए इसी डिपार्टमेंट के लिए। मेंटेन एंड लिस्ट, ठीक है, मतलब एक तरीके से रजिस्टर को मेंटेन करना। रिहेबिलिटेशन सेंटर रिहेबिलिटेशन रजिस्टर, जहां पर सभी लोगों के क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के नाम होंगे जो इस डिपार्टमेंट में डील कर सकता है। दूसरा, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ओनली प्रोफेशनल्स को ही ऐसी जगह, क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव मामला है काफी ज्यादा, इसीलिए यहाँ पर खाली प्रोफेशनल और ऐसे ही लोगों को वैलिडिफिकेशन है। दूसरा, प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटरनल एजुकेशन वहां पर प्रमोट करना, बड़े लेवल पर प्रमोट करना। और एक सबसे बड़ी बात कि स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ रन करना बच्चों के लिए, और ऐसे बच्चों के लिए जहां पर जिनको हैंडल करना थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है। और गवर्नमेंट एडवाइज द गवर्नमेंट, सरकार को ये बताना किस तरीके से कानून में सुधार हो सकते हैं, पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में, ऐसे लोगों के लिए किस तरीके से हम बेटर से बेटर चीजें जो है कर सकते हैं। सो व्हाई वर दीज टू एमपी अपॉइंटेड, ये दोनों एमपी ही क्यों अपॉइंट किए गए। पहली बात तो जानने के लिए जरूरत जो है, जो हमारे कन्वर सिंह साहब है वो लोकसभा के एमपी है, और जो हमारे यहाँ पर परमार साहब है वो राज्यसभा से है। ठीक है, एज पर द सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 एंड क्लॉज एच ऑफ आरसीआई एक्ट 1992 विच अलाउज, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है टू नॉमिनेट द एमपी एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, सॉरी मेंबर ऑफ काउंसिल। अब एक बात याद रखिएगा कि ये नॉमिनेटेड मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर नहीं है, इसके लिए कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। रीजन क्या है, स्मूथनेस बढ़ती रहे दोनों के बीच में, बेटर कोऑर्डिनेशन हो गवर्नमेंट के बीच में और आरसीआई के बीच में, क्योंकि अगर आरसीआई में सरकार के ही लोग होंगे
तो सरकार उन डिसीजंस को जल्दी 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 ले पाएगा। दे विल सर्व फॉर 2 years अंटिल न्यू मेंबर आर अपॉइंटेड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रोल क्यों प्ले करता है? देखिए, क्वालिफाइड थेरेपिस्ट होना, प्रॉपरली ट्रेन टीचर्स होना, जो स्टैंडर्ड्स एक तरीके से फिक्स होने चाहिए रिहेबिलिटेशन सेंटर के, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो डिसेबिलिटी गवर्नेंस सिस्टम है यानी कि इंडिया का, है ना, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि जितने भी डिसेबल्ड जो पीपल है यानी कि दिव्यांगजन है उनको इम्प्रूवमेंट के लिए। अब अगर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, ऐसा क्या इसमें है जिसकी वजह से पेपर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है? जैसे पेपर में आरसीआई पूछा जा सकता है, वो कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1992 एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। नाउ वर्क अंडर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क कर रही है? मिनिस्ट्री एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पर्पस क्या है? रेगुलेट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ रिहेबिलिटाइजेशन प्रोफेशनल्स। रिसेंट अपॉइंटमेंट किसकी है? कन्वर सिंह तंवर एंड द जसवंत सिंह परमार की। ठीक है, एक लोकसभा के एमपी है, एक राज्यसभा के एमपी है। और रेलिवेंस, डिसेबल्ड एंड रिहेबिलिटाइजेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह याद रखिएगा। एंड दिस इज योर एग्जाम टिप विच यू कैन रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये वाला पहला वाला वीडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। द गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड द एस्टैब्लिश्ड ऑफ 500 न्यू अटल टिंकरिंग लैब्स ALTS अंडर विच इनिशिएटिव। अब भाई साहब ये अपने आप में एक बेहतरीन न्यूज है। रीजन इसके पीछे का क्या है? देखिए, सरकार डेवलपमेंट करना चाहती है, सरकार ग्रोथ करना चाहती है, और डेवलपमेंट, ग्रोथ या कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो तो जिस सेक्टर में अगर लॉन्ग टर्म में बड़े लेवल पे, सबसे बड़े लेवल पे अगर बेनिफिट देखे जा सकते हैं तो उस सेक्टर को बोलते हैं एजुकेशन सेक्टर। एंड यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, स्पेशली ऐसे एरियाज में जो आज बहुत ज्यादा पीछे हैं। रीजन पीछे होने का, वहां पर होने वाली बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम। चलिए डिस्कस करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं उसके बारे में कि ये प्रोग्राम है, ठीक है, व्हाट इज इन न्यूज। पहली बात तो न्यूज में क्यों है? 25 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है 500 न्यू अटल टिंकरिंग लैब्स ओपन कर जाएंगे। अब आप बोलेंगे ये लैब किस चीज की है? जम्मू एंड कश्मीर में। मैं बताता हूँ, 2 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली हमारे भारत का एक बहुत बड़ा प्लान है कि हमें 2500 लैब जो कि बॉर्डर और रिमोट एरियाज में ओपन करनी है। ये लैब क्या है? अटल इनोवेशन मिशन, एम इसका नाम रखा गया है। अ नेशनल प्रोग्राम दैट प्रमोट्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द स्कूल स्टूडेंट। अब ये स्कूल स्टूडेंट के लिए लैब्स ओपन की जा रही हैं जिसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टैक्टिक्स और जितनी भी एडवांस चीजें हैं यहां पर उनको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन है क्या? याद रखिए, पहली बात, ये नीति आयोग के अंदर आता है। आपको पता है 2014 से पहले, 15-16 से पहले हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके बाद में नीति आयोग कर दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद। और नीति आयोग का काम होता है कि सरकार किस तरीके से आने वाले टाइम में काम करने वाली है, किन किन चीजों पर काम करने वाली है, क्या क्या विकास डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने वाली है। नाउ अटल इनोवेशन मिशन यानी कि एम जो लॉन्च किया गया है वो पहली बात तो नीति आयोग के अंतर्गत आता है 2016, याद रखना। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव यानी कि मेन प्रोजेक्ट, इट्स नॉट अ पायलट प्रोजेक्ट, ओके, इट इज अ मेन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, इनोवेशंस एंड स्टार्टअप कल्चर अक्रॉस द कंट्री। इसका जो मेन एक मतलब बिग एक मेन जो प्रोजेक्ट है या जो टारगेट है वो ये है कि भैया बड़ी बड़ी लैब्स ओपन करना। अब पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो एएलटी है उसका मतलब क्या है। ये एक स्पेशल इनोवेशन लैब है जो कि स्कूल स्टूडेंट के लिए ओपन करी जाएंगी फ्रॉम क्लास 6 to 12। अब ये 3D प्रिंटर्स होंगे, रोबोटिक किट्स होंगी, सेंसर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉट्स ऑफ टूल्स, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी यहां पर। यानी कि मैं आपको बताऊं, यहां पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने आप को ग्रो करेंगे और कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक और रीडिंग एबिलिटी से निकलकर वो प्रैक्टिकल चीजों में, यानी कि वो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रोबोट और सेंसरिंग और इन सब चीजों में डेवलप करना। यानी कि आज से पहले जो यूएसए, चाइना, यूके, जापान जैसी डेवलप कंट्रीज करती हुई आ रही है, आज वही काम भारत भी करने जा रहा है। भारत भी अब इसको अपने अंदर इनॉग्रेट करने जा रहा है और इसका 500 जो लैब है
हमारी सबसे ज्यादा रिमोट लोकेशन तो नहीं बोलूंगा मैं, बट यस, बट इट इज अ वेरी सेंसिटिव लोकेशन, दैट इज कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर ये ओपन करी जा रही है। एक तरीके से ये जो प्लान है यहाँ पर, जो फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम है, जो कि बॉर्डर एंड रिमोट रीजन पे ओपन किया गया, अभी जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कहीं ना कहीं जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहां पर भी वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज दे पाना, जो बड़ी बड़ी सिटीज दिल्ली, नोएडा, मुंबई जैसी जगह पर है, आज वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज, वो सारी की सारी चीजें ऐसी लोकेशन तक पहुंचाना, यानी कि हर घर तक, हर एक जगह तक, हर एक शहर तक, हर एक गली तक टेक्नोलॉजी यानी कि विकास करना। लगभग लगभग 100 करोड़ का इसमें जो भी एसेंशन किया गया है 500 लैब के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है ना, याद रखना, दे टुक प्लेस एक्चुअली। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर का पार्ट है, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे कि आपको पता ही है JNK जो है यूटी के अंदर आता है, इसीलिए वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। नाउ दिस इज द बीइंग हैपन देयर, एंड इट इज अ इंटीग्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर यूथ इनटू इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट एक्चुअली। एंड अगर मैं बात करूं, यह वहां पर हेल्प करेगा, इंकरेज देम टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम, जैसे कि टूरिज्म हुआ, हैंडीक्राफ्ट हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, डिजास्टर हुआ, इन सब चीजों में। और इसके अलावा वहां पर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सॉल्यूशंस अच्छे होंगे, स्टार्टअप अच्छे खुलेंगे, ये बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर होने वाला है। अब ALT सारथी क्या है, एक याद रखना, ALT सारथी मतलब इट इज कॉल्ड अ मेंटरशिप एंड सपोर्ट सिस्टम है, जो कि इट विल हेल्प स्कूल बाय ट्रेनिंग टीचर कंटिन्यूसली, ठीक है, कनेक्टिंग देम इंडस्ट्रीज। एंड उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो इवेल्यूएशन द इनोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ ईच लैब, ठीक है जी, याद रखिएगा। अब एग्जाम रेलिवेंस की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपोर्टेंट है। एम जो लॉन्च किया गया वो नीति आयोग के थ्रू किया गया, कौन से ईयर में नीति आयोग हो गया, तो 2016 में। मेन प्रोजेक्ट क्या है, ALT, यानी कि क्या हो गया, अटल थिंकरिंग लैब्स, अटल सॉरी इंक्यूबेशन सेंटर, AICs, ARISE इनोवेशन सपोर्ट फॉर MSME, जितनी भी आपकी MSMEs हैं, और समृद्ध एंड मेंटर इंडियाज प्रोग्राम। ये थोड़ा सा आपका काम है जो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, आपके लिए बता रखा है। एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड नन अदर देन बट DRDO, रिसेंटली रिसीव्ड which prestigious award for its contribution to the national security and the innovation। तो भैया इसका जो आंसर है वो है बिजनेस, ठीक है, लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर, ठीक है। अब एक बार इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली आई वुड लाइक टू टेल बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर। अब एक बार इसके बारे में थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं, ठीक है, क्या है ये, न्यूज में क्यों है। देखिए DRDO जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर एक तरीके से मैं बताऊं, डेवलपमेंट, डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक तरीके से मान लो ये डिफेंस है हमारा, यानी कि आपका आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो आपकी ये तीन जो मेन ब्रांचेस है, ठीक है, डिफेंस की, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो इनके लिए अगर कोई साइंस का फेस है, इनके लिए कोई टेक्नोलॉजी का फेस है, तो वो DRDO है। मतलब जितनी भी मिसाइल्स बनेंगी, कोई भी नई चीजें बनेंगी, डेवलपमेंट का कोई इशू होगा, कोई भी ऐसी चीज है, तो वो सब DRDO के कंट्रोल में है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल द DRDO। Now, the Defense Research and Development Organization DRDO, India's main defense research agency, was recently given the Business Line Changemaker of the Year award। दिया क्यों गया है, रीजन है, मेजर कंट्रीब्यूशन है भाई DRDO का अब तक इंडिया के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इनोवेशन एंड सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करने के लिए सबसे बड़ी अगर किसी का योगदान रहा है तो DRDO का रहा है। डीआरडीओ डीआरडीओ जो जो अभी इस अवार्ड को उसने जीता है, तो यहाँ पर इंडिया को उसने मदद करा है स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ लाइंड इन डिफेंस, यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनने में इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द फॉरेन वेपन्स। देखिए जितना जिस कंट्री पे डिपेंड रहे ना, उतनी आपकी कंट्री की एफिशिएंसी कम होती है। अगर आप खुद सेल्फ रिलायंट है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट है, तो आप बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। दूसरा, DRDO की अगर मैं बात करूं तो फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश कब हुआ 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। पेरेंट मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, और करंटली इसके हेड जो है 2025 में वो है डॉक्टर राजा बाबू, ठीक है। तो इस टाइम पर अगर मैं DRDO की बात करूं तो DRDO इज लाइक अ साइंस ब्रेन ऑफ द इंडियन मिलिट्री, एज आई हैव टोल्ड यू, जो मैंने आपको बताया, इस भारतीय जो जितनी भी डिफेंस सिस्टम है, इंडियन मिलिट्री है, उसका साइंस ब्रेन है ये।
ठीक है। इनकी जॉब क्या है? डेवलप करना, टेस्ट करना न्यू डिफेंस सिस्टम को, जिससे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फोकस कर सके मॉडर्न इंडिजीनियस एंड मेड इक्विपमेंट को यूज करके कहीं ना कहीं अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बना सके। इसकी अचीवमेंट क्या है? अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाना, तेजस लाइस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करना, अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल, अर्जुन मेन बैटल टैंक, एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम एटीएजीएस, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप करना। और डीआरडीओ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में, जो कि भारत की इकोनॉमी की, भारत की स्ट्रेटेजिक भारत के डिफेंस सिस्टम की मेजर बैकबोन रहा है फॉर द स्ट्रेटेजिक एंड द साइंटिफिक स्ट्रेंथ। अगर मैं डीआरडीओ की बात करूं, उसको ये अवार्ड क्यों मिला है? बिकॉज उसने भारत को वर्ल्ड क्लास डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है, डिपेंडेंसी कम करी है फॉरेन कंट्रीज से, आत्मनिर्भर भारत को डेवलप किया है, और साथ साथ में प्राइवेट इंडियन कंपनीज हेल्प करी है डिफेंस प्रोडक्शन को वो डेवलप कर पाए बड़े लेवल पे, है ना। सो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, टीडीएफ, आईडीएक्स में बात करूं, जैसे कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ऐसे प्रोग्राम को इन्होंने लॉन्च किया है। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया जानती है, S-400 जो कि रशिया के द्वारा दी गई मिसाल, तो उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पर कहीं ना कहीं भारत की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल था, जहां हमने न्यूट्रलाइज किया है हॉस्टाइल थ्रेट्स अलोंग द इंडियन बॉर्डर। This shown that the DRDO research is just not like just a theoretical, it has a real world battlefield impact. Now अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? रीजन इज वेरी सिंपल कि देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिफेंस प्रोग्राम को गवर्न करता है, गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, अवार्ड का नाम पूछ लेगा आपसे, और डीआरडीओ के बारे में दो तीन चीजें पूछ लेगा जो मैंने अभी आपको बताई। इससे ज्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, जो मैंने बताया उस अवार्ड पे क्वेश्चन आते हैं हर बार, हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज अ हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटिव, ठीक है, ऑनकोलॉजी रिसर्च एंड द केयर सेंटर वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूशन? देखिए गाइस, इसका जो आंसर है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, AIIA गोवा। ये प्रोग्राम रिसेंटली कैंसर के बारे में है, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, आयुर्वेद यानी हमारी एंशिएंट टेक्नोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करकर, उस बारे में यहां पर बात करी गई है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार कि न्यूज में क्यों है। तो इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑनकोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, AIIA गोवा के अंदर। यानी कि अब क्या होगा, दिस मींस इंडिया नाउ हैज अ स्पेशल, ठीक है, स्पेशल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो है, जहां पर डेवलप किया जाएगा, जहां पर डॉक्टर्स और रिसर्चर्स जो हैं वो कंबाइंड, यानी कि मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट और साथ साथ में ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, यानी कि आयुर्वेद और योग की मदद के साथ साथ कीमोथेरेपी जैसे प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा, जिससे कैंसर को ट्रीट किया जा सके। तो भारत एक ऐसे रास्ते पर निकल चुका है जहां पर चाइना और जापान जैसी कंट्रीज, यूएसए जैसी कंट्रीज, यूके जैसी कंट्रीज ऑलरेडी हैं, और जहां ग्रोथ के चांसेस बहुत बड़े लेवल पर हैं। देखिए, वी एवरीबडी नो दैट कि भारत आयुर्वेदा के मामले में भले ही, है ना, मतलब भले ही भारत सबसे पुराना है, बट आज मैं आपको एक सच बताऊं तो चाइना भारत से ज्यादा आगे है आयुर्वेदा के मामले में। चाइना इज फार मोर लाइक कह सकते हैं कि भारत सेकंड पोजीशन पर, चाइना फर्स्ट पोजीशन पर। तो कहीं ना कहीं भारत को अभी अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है, एंड हमारी एंशिएंट टेक्निक इतनी शानदार है, आपको मैं क्या बताऊं, इट इज लाइक एट अ वेरी वेरी बिग लेवल, बेहतरीन हमारी टेक्निक है ना। तो अगर मैं ऑनकोलॉजी की बात करूं तो ये एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि कैंसर के साथ डील करती है। अब इंटीग्रेटिव ऑनकोलॉजी का मतलब क्या है कि यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेटिव यानी कि जोड़ दिया, इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा ही होगा ना। तो मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी, इनको कंबाइन किया जाएगा अब किसके साथ, आयुष के साथ, यानी कि आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल थेरेपीज, जो कि हमारे सिस्टम को, जो कि हमारी बॉडी को और ज्यादा फिट बनाने में हेल्प करेंगे, जो कि हमारे आप को हेल्प करेंगे लड़ने से, कैंसर से लड़ने से, कैंसर से बचने से, और अपने आप को सेफ गार्ड करने में, जो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, यहां पर जो हमारे यहाँ पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा, तो नॉट जस्ट द ट्यूमर बट ऑल्सो देयर माइंड, बॉडी, स्पिरिट, एवरीथिंग विल बी ट्रीटेड बाय दिस, ठीक है। वेयर वाज दिस सेंटर एस्टेब्लिश्ड? गोवा में एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है।
हालांकि गोवा ऐसी जगह है नहीं, बट उसको आध्यात्मिक जगह बनाया जा रहा है। इट इज, इट कैन बी डन, इट्स अ नाइस प्लेस है ना। आई बीन देयर, गोवा फॉर द 2 months, so it's very nice place. I've seen that. Now, AIIA is one of the top national level institute that promotes the researchers and the Ayurvedic medicines. ठीक है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करता है, दैट इज कॉल्ड आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप नीट का फॉर्म भरते हो, तो ड्यूरिंग दैट यू विल ऑल्सो गेट आयुष। अगर आपके मार्क्स लगभग आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 350 के समथिंग आते हैं, कम मार्क्स आते हैं थोड़े से, तो आपको आयुष डिपार्टमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो आयुष मतलब जहां पर टोटली एंशियंट तरीके से चीजों को क्योर किया जाता है, एंशियंट टेक्नोलॉजी, बहुत प्यारी टेक्नोलॉजी, इससे सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ इट इज अ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी सेंटर जो कि फोकस करेगा ट्रीटमेंट पे, साथ साथ पे रिसर्च पे। देखिए, मैंने इंस्टीट्यूट बोला है, मैंने हॉस्पिटल नहीं बोला, और इंस्टीट्यूट का काम रिसर्च करने का होता है। इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल लोग एम्स बोलते हैं, बट एम्स हॉस्पिटल नहीं है। एम्स एक इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो वो रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ पर काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत जानने वाली चीज है। नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस सेंटर? इसका सेंटर का जो मेन पर्पस है वो है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं, टू क्रिएट अ होलिस्टिक मॉडल ऑफ द कैंसर केयर इन इंडिया दैट बेसिकली कंबाइंस द मॉडर्न मेडिकल साइंस। याद रखना, मॉडर्न एंशिएंट मेडिकल साइंस को जो कंबाइन कर दे, किसके मतलब मॉडर्न साइंस को कंबाइन कर दे विद आयुष थेरेपीज के साथ, तो इसका क्या होगा, साइड इफेक्ट थोड़े कम हो जाएंगे, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी बिल्ड होगी, और साइंटिफिक रिसर्च भी बड़े लेवल पे प्रूव हो पाएगी कि किस तरीके से हम कैंसर को यहाँ ट्रीट कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है। नाउ व्हाई इज दिस अ बिग स्टेप फॉर इंडिया? दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर इन इंडिया, अ ट्रू एग्जांपल ऑफ द ब्लेंडिंग मॉडर्न साइंस एंड द एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम। इट शोज दैट इंडिया इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द वन नेशन वन हेल्थ। ठीक है, अब भारत वन नेशन वन हेल्थ की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, टू प्रमोट वन थिंग दैट इज कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत, इंडिजीनियस हर्ब्स एंड थेरेपीज, इंडिजीनियस मेडिसिन, एंड ये कहीं ना कहीं भारत को एक बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, सरकार के ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जहां भारत को इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जो भारत को एक बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, जापान जैसी कंट्रीज ऑलरेडी इस चीज को अपना चुके हैं। इवन चाइना इज फार मोर better than India in that condition. Now it is a time for the भारत की जो टेक्निक भारत के द्वारा दी गई है उसमें भारत को अब आगे ग्रो करना है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, द ब्रॉडर इम्पैक्ट इसका जो होगा, कॉस्ट जो होगी कैंसर की वो कम हो जाएगी। इंडियन हब्स एंड रिसर्च यहाँ पर जितने भी होंगी वो इनको इंकरेज करेगा कि अब हम कैंसर को कैसे नेचुरली फाइट कर सकते हैं। मेंटल और फिजिकल सपोर्ट मिलेगा, और कुछ स्टेट इंस्पायर होंगे जैसे केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, टू ओपन द सिमिलर सेंटर अब इस बागडोर में। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज फॉर द ए। ठीक है, AFSPA यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है, यहां पर 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। कौन से एरियाज में? तो लेट मी टेल यू गाइस, इट इज इन मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूं कि AFSPA है क्या। तो देखिए, AFSPA का मतलब ये है कि भैया एक तरीके से ये स्पेशल प्रोविजन एक्ट है जहां पर आर्मी के पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है, आर्मी कुछ भी कर सकती है इन एरियाज में। रीजन क्या है? इंसर्जेंसीज बढ़ जाती हैं। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर ये है, इसको एक्सटेंड किया गया 6 महीने के लिए, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। अब लगा लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मार्च तक के लिए, 6 महीने तक के लिए इसको एक्सटेंड कर देगा, टिल मार्च। मार्च तक के लिए इसको एक्सटेंड कर देगा, मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में। रीजन इज वेरी सिंपल कि दिस मीन्स द लॉ विल कंटिन्यू टू गिव स्पेशल पावर टू द आर्म्ड फोर्सेस। बहुत ज्यादा बेहतरीन पावर दी जाती है यहाँ पर आर्मी को, पैरामिलिट्री को। क्यों दी जाती है? रीजन क्या है? रीजन है इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गई, इंसर्जेंसीज, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर वायलेंस जो कि यहाँ पर बढ़ जाते हैं, उन सबको डील करने के लिए। अगर मैं बात करूं AFSPA की, तो याद रखिए पहली बार इसको पास किया गया था 1958 में, और ये नॉर्थ ईस्ट के लिए, स्पेशली असम और मणिपुर जैसे एरियाज के लिए की गई थी जहां पर बहुत ज्यादा इंसर्जेंसीज प्रॉब्लम होती थी, और कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं उनको डील करने के लिए चीजें हुआ करती थी। नाउ सिमिलरली जो लॉज हैं वो एक्सटेंडेड हो चुके हैं। ठीक है, नाउ द सिमिलर लॉज वर एक्सटेंडेड टू द जम्मू एंड कश्मीर। 1990 में भी इसको एक्सटेंड किया गया जम्मू कश्मीर में, और उसका पर्पस एक ही था कि आर्मी जो है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर पाए, लोकल पुलिस जो है जो कि अभी तक वहां पर हैंडल नहीं कर पा रही थी चीजों को, इसीलिए इसको डेवलप किया गया। अब भैया इसमें पता क्या क्या पावर दी जाती है अंडर द सेक्शन 4? अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
AFSPA के तहत आर्मी को कितनी पावर दी जाती है सेक्शन 4 के तहत? आर्मी ओपन फायर कर सकती है, किसी को भी मार सकती है, बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे, गोली भी मार सकती है, जान से भी खत्म कर सकती है। दूसरा, किसी को भी अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, किसी के भी घर में कोई भी सर्च कर सकती है, उसकी व्हीकल को सर्च कर सकती है बिना वारंट के, और उस किसी भी डिस्ट्रॉय आर्म डम्स एंड शेल्टर्स वगैरह ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंट, याद रखना, किसी के भी आर्म इंसर्जेंट के किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सेक्शन 6, ठीक है, सोल्जर कैन नॉट बी प्रोस्टिट्यूटेड फॉर एनी ऑफ द एक्शन टेकन अंडर द AFSPA विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है तो उसके बिना सोल्जर, है ना, उसको किसी भी तरीके से आप मतलब बेसिकली ये नहीं बोल सकते भैया ये रीजन है, ये रेस्पॉन्सिबल है, इसको पकड़ो, बिकॉज उसका काम है भाई। अगर उसको ऑर्डर मिलेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी क्लियर एंड कट, ठीक है, याद रखना। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और चीज क्या है कि दिस इज कॉल्ड लीगल इम्यूनिटी। ऑब्वियसली बातें मिली हुई है भाई। अब मतलब ये किया जाता है, ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह बिलीव करते हैं कि इससे टेररिज्म, मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंट एक्टिविटीज वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है। बट दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा मतलब एक साइड इफेक्ट भी है, मैं बताऊं कंट्रोवर्शियल क्यों रहा है। कई बार ना, जैसे मनोरमा देवी केस था, वहां पर एक फेक एनकाउंटर्स हो गए, टॉर्चर हो गया, रॉन्गफुल मतलब अरेस्ट हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। या आर्मी के नाम पर ही गलत काम किए गए हैं, मतलब आर्मी ने नहीं किए, बट ठीक है, जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने आर्मी की ड्रेस वियर करी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि उन्होंने, जो टेररिस्ट ग्रुप है, इंसर्जेंसीज ग्रुप है, उन्होंने आर्मी पर्सन्स की ड्रेस पहनी और उन्होंने वहां के लोगों के साथ गलत गलत किया। उसके बाद बदनाम कौन हुआ? आर्मी। तो इसका गलत फायदा उठाया जाता है, बिकॉज पूछने वाला तो कोई है नहीं। बट धीरे धीरे इसको रिमूव किया जाए, 2018, 22, 25, धीरे धीरे इसको रिमूव किया जा रहा है। सिचुएशन वहां नॉर्मलाइज की जा रही है, उन एरियाज में सिचुएशन नॉर्मलाइज की जा रखी है, याद रखना। अब मैं जैसे थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जैसे मणिपुर है तो हिल डिस्ट्रिक्ट है, तो रिमूव हो गया था प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर नागालैंड में एंटायरली 9 डिस्ट्रिक्ट है, लाइक दीमापुर, मोन पीक, तो 21 पुलिस स्टेशन है, 5 अदर डिस्ट्रिक्ट है। अरुणाचल प्रदेश का पता है, तिरप हो गया, ठीक है, चांगलुंग हो गया, ठीक है, लॉन्गडिंग हो गया। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर सम बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर ये सब चीजें हैं। मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर जो चीजें हैं ये अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि यहाँ की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज रिगार्डिंग ऑयल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली अनाउंस इंडियाज फर्स्ट कंफर्म नेचुरल गैस डिस्कवरी इन विच रीजन। तो इसका आंसर है वैसे अंडमान आइसलैंड, ठीक है, ऑफशोर, यहां पर हमें मिला है। तो एक बार पढ़ लेते हैं न्यूज में क्यों है ये, क्या है, क्या रीजन है। तो व्हाट इज इन द न्यूज, रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL, one of the India's leading government owned energy companies, announced that the India has made first confirmed natural gas discovery। पहली नेचुरल गैस डिस्कवरी मिली है जो कि ऑफशोर में है, अंडमान आइलैंड पे, ठीक है। तो हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, वेरी फर्स्ट टाइम, बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत ज्यादा बड़ी। तो एक ऑफशोर बेसिन जो है वहां पर हमें ये देखने को मिला है, नेचुरल गैस का रिजर्व देखने को मिला है, तो ये कंफर्म कर दिया है, ठीक है, OIL ने। तो व्हाट इज नेचुरल गैस एंड व्हाई इट इज इंपोर्टेंट। तो नेचुरल गैस एक तरीके से आपको पता है क्लीन फ्यूल गैस होती है, फॉसिल गैस होती है। और दूसरा, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, सॉरी, जो कि मेनली मेडअप ऑफ होते हैं CH4 यानी कि मीथेन से बने होते हैं, ठीक है। तो कुकिंग एंड हीटिंग गैस यानी कि PNG, LPG, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्या क्या काम होते हैं इसके, काम बहुत सारे हैं, जैसे प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स हो गए आपके, ठीक है, इंडस्ट्रियल एनर्जी, व्हीकल फ्यूल हो गया, CNG, LNG, है ना। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज अ क्लीनर देन द कोल एंड ऑयल, याद रखना। सो फाइंडिंग न्यू गैस रिजर्व इज एन इंपोर्टेंट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड फॉर अचीविंग नेट जीरो कार्बन गोल्स की तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाना, अपने गोल, पेरिस एग्रीमेंट, इन सब की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाना, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के लिए इसको देखा जा रहा है, माना जा रहा है। एंड हु मेड द डिस्कवरी, तो द डिस्कवरी मेड बाय द ऑयल इंडिया लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। अब मैं बात करूं, सो OIL जो है वो सेकंड लार्जेस्ट नेशनल, ठीक है, ऑयल कंपनी है, ONGC के बाद, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन के बाद। अब इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आपका, असम में है, ठीक है, डुलीजान में। और चेयरमैन और MD कौन है इसके, डॉक्टर रंजीत नाथ, ठीक है, याद रखिएगा। अब वेयर वॉज एग्जैक्टली गैस फाउंड, जो कि अंडमान के ऑफशोर बेसिन पे मिली है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि सदर्न ईस्ट पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल में देखा जाता है। तो ऑयल में डिस्कवर एट इट्स वेल A32, उसका नाम रखा गया है। तो अमेरिकन एक तरीके से सॉरी, अंडमान शैलो वाटर ब्लॉक है ये, जो कि मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पर एक पॉलिसी है जो कि ऑपरेशन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी है, राउंड टू एक्सप्लोरेशन की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ मतलब एक तरीके से पॉलिसी को यहाँ पर इनोवेट किया गया जिससे कि कंपनीज जो हो यहाँ पर नई नई ऑयल एरियाज और गैसेस को देख पाए, तो उस पॉलिसी का नाम है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरिंग एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। डिस्कवरी स्पेशल क्यों है? पहली बार कंफर्म गैस मिली है अंडमान रीजन में। इंडिया की सेल्फ लाइंस बढ़ाएगा, 85% ऑफ क्रूड ऑयल जो है और 50% ऑफ गैस जो है हम अपनी इंपोर्ट करते हैं। अब इसके आने के बाद हम इंपोर्ट जो होंगे वो कम करेंगे और अपनी खुद इंडिजीनियस चीजें जो है डेवलप करेंगे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भाई साहब हमारे लिए, एनर्जी हब बन जाएगा कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे। अगर इसी तरह से हम कुछ एरियाज में कहीं ना कहीं रूट्स वगैरह डेवलप होंगे, म्यांमार और इंडोनेशिया के साथ हम अपने अच्छे कनेक्शंस को बना पाएंगे। और कहीं ना कहीं जितना भी गल्फ ऑफ मन्नार वगैरह जितनी भी एरियाज हैं वहां भी बहुत सारे इसके देखने को इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सपोर्ट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा गोल है नेट जीरो एमिशन बाय 2070, उसको हम अचीव करेंगे बाय द ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो द डिस्कवरी वाज मेड अंडर द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, है ना। तो बेसिकली इसके थ्रू तो बनाया गया हेल्प के थ्रू, एंड इसका रीजन एक ही है भैया किस तरीके से हम यहाँ पर ओवरऑल अलग अलग कंपनीज को लेकर आए और वो एक्सप्लोर करें इस रीजन में। उनको पूरी आजादी थी भैया, तुम एक्सप्लोर करो जितना भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बस हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ निकाल के दो, बढ़िया सी चीज है। ठीक है, याद रखना। तो बेसिकली अब यहाँ पर ये इंडिया की एनर्जी के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये स्ट्रेंथन करेगा भारत की डोमेस्टिक सप्लाई, है ना। इंपोर्ट जो भी डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी। दूसरा, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा और एनहेंस करेगा इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी ऑटोनॉमी। याद रखिएगा। नाउ अगर मैं एग्जाम रेलिवेंस की बात करूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस टॉपिक कनेक्ट्स टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, रिसोर्सेस एंड द करंट अफेयर्स। ठीक है, रीजन क्या है? यूपीएससी का जीएस पेपर 3 है जहां पर एनर्जी, इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन आते हैं। सीडीएस में डिफेंस एंड नेशनल रिसर्च अवेयरनेस, एसएससी और स्टेट पीसी में करंट डेवलपमेंट एंड ऑयल गैसेस सेक्टर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? व्हाट इज ओएलपी अंडर हेल्प? मैं बता रहा हूं डायरेक्टली, एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑयल लिमिटेड इंडिया लिमिटेड? ठीक है। व्हाट आर द व्हाट आर द इंडियाज मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग बेसिन्स? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेचुरल गैसेस? तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत एक तरीके से मैंने आपको एक तरीके से इशारा दी, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो करंट अफेयर का होने जा रहा है। आई एम गोना कवर एवरी सिंगल थिंग हियर, एवरी सिंगल थिंग। आई एम नॉट गोना लीव एवरी सिंगल थिंग, है ना। कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, सब चीज कवर होने वाली है नाउ। चलिए कोई बात नहीं, अगेन इस टॉपिक को थोड़ा और डेवलप में और तरीके से और डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो विच टू कंट्रीज रिसेंटली अप्रूव्ड देयर फर्स्ट एवर क्रॉस्ड बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट? तो इंडिया और भूटान है मेरे भाई। अभी तक ये हवा और रोड के थ्रू तो जुड़े हुए थे, बट अब कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक के थ्रू भी ये जुड़ गए हैं। नाउ व्हाट इज द न्यूज? मैं देखिए न्यूज क्या है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया एंड भूटान हैव अप्रूव्ड द टू न्यू रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट करेंगे एक दूसरे की कंट्रीज को डायरेक्टली रेल के थ्रू। ठीक है, तो एक हिस्टोरिक स्टेप है बिकॉज अब तक ये रोड और एयर के थ्रू तो कनेक्ट थे, बट रेलवे लिंक अब तक इनको देखने को नहीं मिलते थे। तो अब मैं आपको बात बताऊं तो एक हिस्टोरिक स्टेप है जहां पर इंडिया भूटान की जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव होती दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, टूरिज्म एंड कनेक्टिविटी। सो अपने आप में एक बड़ी चीज है। नाउ द टू रेलवे प्रोजेक्ट डिटेल्ड, ठीक है। बेसिकली पहला तो आपको पता ही है भैया, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां से भूटान से आप जोड़ेंगे असम वाले एरिया को। ठीक है, आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम, आई डोंट वांट कि भैया कोई गलत नाम लूं मैं। ठीक है, बेसिकली गेलपू आई थिंक इट इज, एंड इट इज कॉल्ड कोकराझार। सो आई डोंट वांट टू प्रोनाउंस इट रॉन्ग, सो मैं इसको इसलिए नहीं ले रहा था। बट ठीक है, सदर्न भूटान से लेकर असम तक एक रेल डेवलप की जाएगी और दूसरा भूटान से लेकर असम तक दूसरा डेवलप किया जाएगा जो कि गुवाहाटी से होगा। ठीक है, ठीक है, समड्रुप से लेके गुवाहाटी तक होगा। तो दो रेलवे ट्रैक कनेक्ट किए जाएंगे। इसकी जो एस्टीमेट कॉस्ट है वो लगभग लगभग 1000 करोड़ की है। पहला फिजिकल रेलवे ट्रैक जो होगा लगभग लगभग 57 किलोमीटर का होगा। ठीक है, 57 किलोमीटर का होगा और यहाँ पर ये फिजिकल रेलवे लिंक होगा बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो ये चीज अच्छी है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, 57 किलोमीटर का है, 1000 करोड़ की कॉस्ट है और बड़े लेवल पे किया जा रहा है। तो गुवाहाटी
असम के अंदर हो गया, तो मतलब असम इज अ मेजर लोकेशन जहां से हम भूटान को कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इट इज एक्चुअली, आई व्हेन आई वाज इन असम, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि असम से बाय रोड बहुत आसान है। तो आर्मी कैंप्स को अगर हमें कोई सामान चाहिए होता तो आप बहुत जल्दी आधार कार्ड दिखा के आप बॉर्डर क्रॉस करके सामान लेके आ सकते हो, ठीक है। नॉर्मली यू नीड आधार, यू कैन गो देयर, यू कैन ब्रिंग एनी ऑफ द थिंग वहां पे। इवन देयर आर मेनी थिंग्स, है ना। सो जो बहुत सस्ती होती थी, लाइक विस्की एंड वाइन्स, तो बहुत सस्ती मिलती थी, तो लोग भूटान से वहां से ले आते थे इम्पोर्ट करके, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। नाउ व्हाई इज दिस इंपोर्टेंट? इंपोर्टेंट क्यों? दोनों कंट्रीज के लिए एक सिग्निफिकेंट लोकेशन है भूटान। डेवलपमेंट, इंडिया स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर भूटान की अगर मैं बात करूं, तो भूटान इज अ लैंडलॉक कंट्री है, आपको पता ही है ना। तो भूटान जब एक लैंडलॉक कंट्री है, तो वहां पर चाइना हमेशा अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है। अगर आज ये रेलवे ट्रैक बन गया, तो कहीं ना कहीं चाइना के डोमिनेंस को हम यहाँ पर खत्म कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो एक जो लैंडलॉक कंट्री है, जो कि डिपेंडेंट है किस पे? इंडिया पे। किस चीज के लिए? इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, फ्यूल के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। तो भारत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पर। आपको बताऊं, 1,000 करोड़ में भी इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है ना, वो भारत ही कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ग्रांट कर रही है भूटान को ये पैसा बड़े लेवल पे, ठीक है। और दूसरा, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मेक एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मिनरल्स, हैंडीक्राफ्ट इजियर, बूस्ट टूरिज्म फ्रॉम इंडिया। रेलवे ट्रैक आ जाएगा तो टूरिज्म बढ़ाने में क्या दिक्कत है? आराम से बड़े लेवल पे बढ़ा सकते हैं भाई। भारत के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क अगर किसी का 70-75 हजार किलोमीटर का ट्रैक बिछा के रखा है, तो किसका है? रेलवे का ही है। तो रेलवे की वजह से डेवलपमेंट तो देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेंथन इंडियाज रोल एज अ भूटान क्लोजेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर, हेल्प टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बेसिकली स्पेशली असम एंड अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट जो है वो भूटान के साथ यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे साउथ एशियन कंट्री से। तो इनहेंस बॉर्डर ट्रेड, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन एंड कल्चरल एनहेंसमेंट। तो नेबरहुड फर्स्ट, मतलब एक तरीके से कुल मिला के ये है कि भैया बड़े लेवल पे ये चीज देखने को यहाँ पर मिल रही है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सम एस्पेक्ट एंड डिटेल्स। सो डिप्लोमेटिक अगर मैं रिलेशन की बात करूं, तो इट स्टेब्लिश्ड इन 1949 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉरपोरेशन। तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉरपोरेशन के थ्रू यहाँ पर इसको बेसिकली देखा गया है या समझा गया है। एंड इकोनॉमिक टाइज की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया इज अ भूटान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। इंडिया जो है वो भूटान की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं, तो भूटान यहां पर सेल करता है सरप्लस हाइड्रो पावर टू द इंडिया, मेजर रेवेन्यू सोर्स फॉर द भूटान। अब भूटान प्रॉपर तरीके से डिपेंडेंट है हम पे। एंड इंडिया सपोर्ट भूटान थ्रू द रोड, ब्रिज एंड नाउ रेलवे। भाई सपोर्ट करना पड़ेगा। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो एक बैठा है ऊपर सपोर्ट करने को, तो उसको सपोर्ट करने से अच्छा आप सपोर्ट करो। तो दिस रेलवे कनेक्शन इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन द टू नेशंस, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, बड़े लेवल पे अगर बात करूं, तो कहीं ना कहीं इंडिया और नेपाल का जो क्रॉस बॉर्डर रेलवे ट्रैक है, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश का है, इंडिया और म्यांमार का है। अब मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, सॉरी, अब इंडिया और भूटान का भी रेल लिंक होगा। तो कहीं ना कहीं जितनी भी एशियन कंट्रीज है उसके साथ इसको बड़े लेवल पर डेवलप कर पाना एक बहुत जरूरी पार्ट है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही चीज भारत को ग्रो करने में मदद करेगी इन फ्यूचर। अगर देखा जाए तो भारत के लिए सबसे बड़ी चीज है अपने आप को इस लेवल पर ग्रो कर पाना, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वाला पॉइंट जो है वो समझ आया होगा, एंड ये चीजें जो आपको क्लियर हुई होंगी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। एंड विच जॉइंटली एक्सरसाइज वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने अब ये भी रिसेंटली कौन सी एक्सरसाइज लॉन्च करी है? एम्फीबियंस, तो मैं बताऊं जल प्रहार है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है? इस एक्सरसाइज के अंदर ये है, इन सिंपल मैं आपको चीजें बताता हूँ कि आर्मी और नेवी दोनों मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है, जल प्रहार को। तो आर्मी नेवी दोनों मिलकर कर रहे हैं। एम्फीबियंस आपको पता है जो लैंड और सी दोनों जगह रह पाते हैं उनको एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। तो भैया दो ब्रांचेस है इंडियन आर्मी की, एक तरफ आर्मी है और एक तरफ नेवी है। दोनों ही रियल लाइफ मिलिट्री जो भी सिनेरियोज है उनको हैंडल करने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज की कंडक्ट की गई है। तो आर्मी नेवी दोनों कंडक्ट कर रही है, बोथ लैंड एंड सी जगह पे, इसीलिए इसको ऑपरेशन, है ना, मतलब एक तरीके से एम्फीबियंस के नाम से जाना गया। तो याद रखना जल प्रहारिक एक्सरसाइज है यहाँ पर। एम्फीबियंस वॉरफेयर, एज आई टोल्ड यू, ग्रीक वर्ड है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो ये ऐसी जगह है जहां पर दोनों जगह जीवन हो, यानी कि पानी में और बेसिकली ओवरऑल जमीन पर, है ना। तो ये मिलिट्री ऑपरेशन है जहां पर नेवल शिप्स होंगे, लैंडिंग क्राफ्ट होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे, आर्मी ट्रूप्स होंगे जो इस एक्सरसाइज को यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। व्हेन सोल्जर एंड टैंक्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द नेवल शिप्स
एंड लैंड ऑन ए कोस्टल एरियाज, अटैक और सिक्योर टेरिटरी। आपने मूवी देखी होगी, अब तुम्हारे हवाले पतन साथियों। तो एक तरीके से वो ऐसी एक्सरसाइज थी जहां पर शिप्स के थ्रू आर्मी पर्सनल्स को पहुंचाया गया दूसरी लोकेशन पर, जहां पर अमिताभ बच्चन होता है और एक तरफ बॉबी देओल होता है, तो बॉबी देओल अमिताभ बच्चन को दूसरी जगह पहुंचाता है। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो वहां पर है, ठीक है। तो नाउ नेवी हेल्प्स द आर्मी टू रीच द शोर एंड आर्मी टेक ओवर आफ्टर लैंडिंग ऑन लैंड। मतलब नेवी हेल्प करेगी आर्मी को जगह पे पहुंचने में थ्रू द ओशन एंड जितनी भी एरिया सीज वगैरह हैं, और आर्मी वहां पहुंचने के बाद अटैक करेगी, अपने मिशन को कंप्लीट करेगी और वापस आएगी नेवी के साथ ही। तो बोथ फोर्सेज मस्ट कोऑर्डिनेट परफेक्टली, दैट्स व्हाट जल प्रहार 2025 व्हाट्स ऑल अबाउट, इसी के बारे में है। तो ऐसी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट, दोनों की अलग अलग चीजें, दोनों की अलग अलग पहचान, दोनों को एक साथ में रहकर काम करना अपने आप में एक बड़ी चीज है। नाउ शिप्स, एयरक्राफ्ट, ट्रूप्स, व्हीकल्स, जितनी भी कोऑर्डिनेशन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, दोनों को लेकर यहाँ बात करी गई है। तो टाइमिंग एंड कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए फेलियर इन कोऑर्डिनेशन कैन कॉज वेरी हैवी लॉसेस, एंड जल प्रहार जो है यहाँ पर सब चीजों को ध्यान रख रही है। तो प्रैक्टिस रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, जॉइंट ऑपरेशनल रीडनेस एंड स्ट्रेटेजिक कोस्टल डिफेंस, ठीक है। दूसरा, एम्फीबियस वॉरफेयर कैपेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो ज्यादा की अगर मैं बात करूं, एम्फीबियस कैपेबिलिटी क्या है? वास्ट कोस्ट लाइन है हमारी कोस्ट, आपको पता है 7,600 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जो कि अभी एक्सटेंड कर दी गई है। मैं मतलब एक तरीके से बता रहा हूँ आपको, यूनिट्स पता करेंगे, मैं आपको और ज्यादा डिटेल्ड तरीके से पता गया है। पहले कुछ किलोमीटर्स को मिलाकर 1 किलोमीटर के तौर पे माना जा रहा था, बट अभी लगभग लगभग पहले 700 के समथिंग था, 1200 के समथिंग था, बट अब और डिटेल्ड मैप आई है, और डिटेल्ड सैटेलाइट है, जिससे हमने उसको एरियाज को, सपोज करो मान लो ये पूरी की पूरी कोस्ट लाइन है, तो मैंने 1200 मतलब लगभग लगभग ऐसे किलोमीटर को मिला के मैंने बोल दिया भाई ये 1 किलोमीटर वाला एरिया है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो अब मेरे पास डिटेल्ड सैटेलाइट आई, तो मैं और ज्यादा देख पा रहा हूँ। तो अब 300 किलोमीटर को लेकर मैं 1 किलोमीटर मान रहा हूँ। तो ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है पहले विद डिटेल्ड, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिखा रखा है प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से सरकार ने हमारी कोस्ट लाइन और लैंड बॉडी, जो लैंड लाइन है, लैंड बॉडी है हमारी, है ना, एरिया है, लैंड बॉर्डर है, दोनों में चेंजेस किए हैं, दोनों की जो लाइन्स है वो बढ़ चुकी हैं। अगर आप पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जितने भी हमारे आइलैंड टेरिटरीज जैसे अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, वहां ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कुछ एक्सरसाइज और चीजें हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी हैं, यू कैन गो थ्रू विद दैट, अगर आप आराम से इसके गो थ्रू कर सकते हो। यानी कि एमपेक्स 2023 सी वर्जिल वरुणा, और बेसिकली, है ना, ये दो तीन चीजें हैं जो एक्सरसाइज मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, इन पे पेपर में क्वेश्चन आ जा सकता है, तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ ट्राई सर्विस का मेंशन होता है, ठीक है, यहाँ कोस्टल सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के लिए की जाती है, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, या आर्मी नेवी एयरफोर्स है, या नेवी और कोस्ट गार्ड है, यहाँ इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है वरुणा, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज ओनली, है ना। चलिए, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, and it is important question because the union cabinet approved a 3% hike, ठीक है, इन द डियरनेस अलाउंस। अब 3% की हाइक मिल गई, पहले 55% होता था, अब 58% का डीए मिलेगा। डीए क्या होता है? आपका रेंट वगैरह जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा है। आप सरकारी जॉब करी, आपकी बेसिक पे मान लो 30,000 है, आपने सरकारी जॉब ज्वाइन करी, आपकी बेसिक पे 30,000 है, उसके बाद आपको 58% यानी कि लगभग लगभग इसका 17,000 रुपए और मिलेगा, तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 47,000 एक तरीके से। तो आपको पीएडीए पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं ऐसी बहुत सारी जो मिलकर आती हैं, तो सरकार की तरफ से ऐसा अलाउंस दिया जाता है जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है, आपके खर्चों को मेंटेन करने के लिए। तो याद रखना, ये डीए भी सबको मिलता है, पेंशनर को भी डीए मिलता है, ठीक है। जैसे मेरे दादाजी की जब सैलरी थी, जब इनकी जॉब छूटी, तब उनकी 14,000 सैलरी थी, सॉरी 8,000, ठीक है। आज जो उनकी पेंशन आती है वो 43,000 आ रही है, तो कितनी बढ़ गई? जस्ट बिकॉज ऑफ डीए तो बढ़ रही है, सातवां वेतन, सेवंथ ए कमीशन लग रहा है, एट्थ ए कमीशन लग रहा है, तो वहां सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, देखने में चीजें बढ़ती हैं आगे आगे, ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से बढ़ती हैं। नाउ इट हेल्प्स टू कॉप द इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है। अब आप खुद सोचो, आपको वही पैसा दिया जाए, वही डीए दिया जाए जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, समय के साथ महंगाई तो बढ़ रही है ना, तो इन चीजों को बढ़ाना भी अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट मीन्स व्हेन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस लाइक फूड, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, रेंट, डीए इंश्योर्स देयर सैलरी वैल्यू डजंट रिड्यूस, है ना। तो सिंपल मीनिंग क्या है कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देगी, जो कि डीए है एक तरीके से एम्प्लॉय को, क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर को मेंटेन करने के लिए। तो डीए कौन देता है भैया और किसके द्वारा मिलता है? तो डीए मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, पेंशनर को, ठीक है। तो मिनिस्ट्री देती है, डिपार्टमेंट देते हैं, पीएसयू देते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। तो डीए कैलकुलेट कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी 30,000 सैलरी है, 58% आपका डी हो गया, पहले 55% था, 3% बढ़ गया है, तो 70,400 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे डीए के, है ना। तो 70,400 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं,
जो आप एक्स्ट्रा मतलब ले पा रहे हो, आपको सोचो 30,000 का 10% आपका कितना हुआ? 30,000 का 50% हुआ 15,000, तो लगभग लगभग 18% 17,400 ही हुआ। हाँ, तो 30,000 17,400 यानी कि 47,400 रुपये आपको हर मंथ आपकी सैलरी है। बट जब आपने ज्वाइनिंग करी होगी तो आपकी सैलरी कितनी बताई गई है आपकी? 30,000। बट आपने देखा मेरे पास तो 47,400 आ रहे हैं। तो इसीलिए हर सरकारी जॉब में आपको 50 से 60,000, जैसे अगर आप मान लो अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली, एसआई की वैकेंसी निकली, तो वहां सैलरी बताई जा रही है 35,000। तो वहां डीएवीए मिला के वो सैलरी 50 से 60,000 पड़ेगी आपको। वो डीएवीए मिला के सब कुछ करके आपको 50 से 60,000 रुपए, वहीं 8वां वेतन लग गया तो यही सैलरी 80-90 हजार में पहुंच जाएगी। तो दिस इज द थिंग, यानी कि ये सरकार के अंदर लाई गई चीजें हैं जिससे कहीं ना कहीं फ्यूचर रिक्वायरमेंट को मीटअप किया जा सके। तो यूनियन कैबिनेट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2000 सितंबर 2025 में इसको अप्रूव किया था 3% के लिए डियरनेस अलाउंस को पेंशनर के लिए। प्रीवियस जो था वो 55% था, 3% बढ़ा के अब इसको 58% कर दिया गया 1 जुलाई 2025 से। ठीक है, तो सेवंथ पे कमीशन के अंदर आ रहा है बहुत जल्द, अब एट्थ पे कमीशन भी आएगा। हर साल 2 बार को डीए को यहाँ पर मतलब देखा जाता है, जनवरी और जुलाई के महीने में समय के हिसाब से चीजों के हिसाब से उसको बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर मुझे और डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। इसका जो बेनिफिट ले पा रहे हैं लगभग लगभग 48 लाख और 68 लाख जो है पेंशनर, और 48 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि लगभग लगभग 1 करोड़ लोग इसका भी अभी प्रॉपर तरीके से फायदा ले पा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा बजट इम्पैक्ट इसका कितना होता है? 9,500 करोड़ एनुअली। बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, चलिए देखिए, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? विच इंडियन स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंप्लीमेंट ऑफ ग्रीन रोड पॉलिसी को अपनाने वाला कौन बना है? मतलब कचरे को यूज कर कर रोड कौन बनाएगा? तो भैया उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड यहां पर बना है। देखिए रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि फर्स्ट स्टेट बनेगा वो भारत का जो कि ग्रीन रोड पॉलिसी को अपनाएगा। ग्रीन रोड पॉलिसी है क्या? देखिए, ऑल न्यू रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन द स्टेट मस्ट बी यूज्ड बाय द प्लास्टिक वेस्ट इन बिल्डिंग मटेरियल, स्पेशली मेकिंग द बिटुमन, यानी कि तार, गोल तार का नाम सुना है आपने, उसको यूज करेंगे यहाँ पर। किसके साथ? जितना भी वेस्ट होगा, प्लास्टिक वेस्ट होगा। और देखो जब प्लास्टिक है, आपको पता गलती तो है नहीं, पानी से खराब होती तो है नहीं, कोई भी चीज खराब होती तो नहीं, तो बारिश भी पड़ेगी ना तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका बड़े लेवल पे बहुत देखा जाएगा। तो तार का, स्टोन्स का, ग्रेवल्स का, इन सब का यूज करके रोड को डेवलप किया जाएगा बड़े लेवल पर, और स्ट्रॉन्गर, चीपर और इको फ्रेंडली रोड बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ सॉइल प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक को रिसाइकल करने का इससे बेस्ट तरीका कोई है ही नहीं, इसको यूज करने का कोई तरीका है नहीं। नाउ वाई डिड उत्तराखंड टू डू दिस? बेसिकली रीजन क्या है? तो आपको पता है कि वो माउंटेनियस स्टेट है, नेचुरल ब्यूटी है, ऋषिकेश हो गया, केदारनाथ हो गया, नैनीताल हो गया, ऐसी ऐसी जगह है वहां पर। बट वहां पर प्लास्टिक पॉल्यूशन बड़े लेवल पे देखा जाता है, जितना भी टूरिज्म और अर्बन बेस्ड है ना वो बड़े लेवल पे देखा जाता है। तो ऐसा एज यू नो दैट, आई थिंक आप लोग अगर मेरी वीडियो फॉलो करो तो आपको पता होगा, मैं पिछले 6 महीने से उत्तराखंड था। तो उत्तराखंड में जो चीजें हैं वो बड़े लेवल पे देखी जाती हैं। ग्रीन रोड पॉलिसी वहां पर अपनाना बहुत जरूरी, बहुत पॉल्यूशन है यार अभी उत्तराखंड में। अगर आप जाओगे, अगर आप भाऊ वाला साइड में हो तो ठीक है, फिर भी है ना, मतलब आप थोड़ा सा मसूरी वसूरी साइड में गए तो बड़े लेवल पर ट्रैफिक देखने को मिलेगा। आप रायपुर चले गए, आप देहरादून, मेन देहरादून चले गए तो आपको बड़े लेवल पर ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो चीजें तो आपको देखने को मिलेंगी वहां पर ओवरऑल एरियाज में। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां जरूरी है प्रॉपर तरीके से, बहुत बड़े लेवल पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जहां पर इन्वायरमेंट को बिना नुकसान किए गए डेवलपमेंट किया गया हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो हर गवर्नमेंट का यहाँ पर मतलब एक रोड मैप प्रोजेक्ट है जिसको ध्यान में रख के यहाँ बात करी गई है प्लास्टिक वेस्ट को रखते हुए। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को उसको इंश्योर करना है। अर्बन बॉडीज, पंचायत विल कलेक्ट द सप्लाई प्लास्टिक वेस्ट। एंड ये जब होगा तो इसको जो बिटुमन यानी कि मैंने जो आपको तार बताया उसको हाई टेम्परेचर के साथ मिक्स किया जाएगा, और जब वो मिक्स होकर जो उसके बाद जो निकलेगा ना उससे रोड बिछाए जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो चुकी है? तमिलनाडु, पुणे और दिल्ली में यूज हो चुकी है। बट उत्तराखंड पहला स्टेट बनेगा जो कि इसको मैंडेटरी कर देगा कि भैया रोड बनाने हैं तो अब इसी से बनेंगे, रोड बनाना है तो अब इसी से बनेगा, डेवलपमेंट करना है तो अब इसी से होगा। बैकग्राउंड प्लास्टिक रोड इन इंडिया यही है जो बड़े लेवल पे यहाँ पे देखा जा रहा है। अब बॉर्डर इम्पैक्ट, जो ब्रॉडर इम्पैक्ट होगा वो यही होगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो है और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उन सबको पा लिया जाएगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लाइफ मिशन है ना, जो लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट और जो जिन चीजों के लिए जरूरत है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, याद रखना बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर काम करेंगे मिलकर। टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया आपका, अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, आपकी पंचायत हो गई, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गए, उत्तराखंड पब्लिक वर्क डेवलपमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गए, ये सब मिलकर काम करेंगे तब जाकर ये होगा। ठीक है, याद रखना, है ना। तो जो ये सब जो चीजें है ना ये अक्रॉस इंडिया टेक्निक यूज की जानी चाहिए।
तो ये डॉक्टर आर वसुदेवन, या आपको जाना जाना चाहिए, द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि एक आइडल है। उनके थ्रू इनको जो भी चीजें हैं उनको रिकमेंड किया गया बड़े लेवल पे। तो रिकमेंडेशन यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट रोड इज कंस्ट्रक्शन ब्लैक इन 2015 में स्टार्ट हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर ही आएगा। ओवरऑल भाई आपको पता है एक ऐसा इंसान है जो यहाँ बैठा हुआ है, नितिन गडकरी साहब जैसे लोग इसको देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नाउ गाइज, इंडिया ने ब्राजील को सरपास कर दिया है। किस चीज में पता है आपको? इथेनॉल में। इथेनॉल बनाने में भारत इतना आगे जा चुका है कि ब्राजील को सरपास कर दिया है। ब्राजील को ओवरटेक करना और बन चुका है भारत वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द इथेनॉल। इथेनॉल आपको बता दूं क्या है इथेनॉल? इथेनॉल एक बायोफ्यूल है एक तरीके से, जो कि प्लांट्स लाइक शुगर केन, मेज, कॉर्न, राइस, व्हीट से बनता है। तो एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है ये, जो कि पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है और पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। आपको मैंने बताया था ना, हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबको लेकर बहुत वीडियो बनाई है मैंने इथेनॉल पर, अगर आपने देखी होंगी अगर तो इट्स एन अल्कोहल जो कि C2H5OH की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर इसका काम क्या है कि जो भी फ्यूल है ना, इंडस्ट्रियल इथेनॉल, जो कि ड्रिंकेबल नहीं है, मतलब देखो नुकसानदायक कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं आपको बनाया कैसे जाता है। शुगर केन से जो शुगर एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, बाद में जो बाय प्रोडक्ट बचा उससे इथेनॉल बनता है। डैमेज ग्रेन्स है, मेज, ब्रोकन राइस, व्हीट नॉट फिट फॉर ईटिंग, उनसे इथेनॉल बनता है। शुगर मिल्स है ना, डिस्टिलरीज जो है वहां से इथेनॉल बनता है। तो ये ओवरऑल इथेनॉल वहां से बनता है जब चीजें ओवरऑल हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब अगर एक तरीके से कचरा है और अगर हम उसे यूज कर रहे हैं है ना फ्यूल के तौर पर, तो इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। सो बाय इथेनॉल प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो इंडिया से इंपोर्ट नियरली 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल, मतलब लगभग हम 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ये ऑयल इंपोर्ट, कट पॉल्यूशन, सपोर्ट फार्मर, इंक्रीज इनकम फॉर द शुगर कैन ग्रोअर। कहीं ना कहीं देख रहे हो आप भारत का किसान कितना मजबूत हो गया इससे। भारत की कहीं आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत कितने लेवल, बड़े लेवल पे देखा जाएगा। पॉल्यूशन कितने बड़े लेवल पे यहाँ पर होगा। जो नेट जीरो कार्बन एमिशन की हम बात कर रहे हैं 2070 तक हमारा जो गोल है, उसको हम कितनी जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर हमने लॉन्च किया है और उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। कब स्टार्ट हुआ था? 2003 में। 14 तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई, ध्यान देना स्टार्ट किया। टारगेट हुआ 20% ऑफ ब्लेंडिंग इथेनॉल। देखिए 2025 में E20 है, उससे पहले जो हमारा था E10 था, और बहुत जल्द E30, E40 और फिर E50 भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 50% इथेनॉल, 50% पेट्रोल, दोनों को मिला के यूज किया जाएगा। तो सोचो कितने बड़े लेवल पे हमारी भारत जो है ग्रो करेगा। अभी E20 चल रहा है, E10 हो चुका है ऑलरेडी, हमने ग्रो कर लिया, अचीव कर लिया उसको। ठीक है, कहां पर आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस के अंदर आ रहा है। ठीक है, इंडिया हैज अचीव्ड अराउंड 15% ऑफ ब्लेंडिंग। याद रखना 15% तक का हमने अभी एक्सेप्ट कर लिया और 20% की ब्लेंडिंग पे भी काम चल रहा है। यानी कि 80% पेट्रोल प्लस 20% आपका इथेनॉल, इस पर काम चल रहा है अभी। ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका ऑलरेडी जो पहुंच चुके हैं 18 से 20% तक पहुंच चुके हैं। तो ग्लोबल इंपैक्ट की बात करूं बड़े लेवल पे देखा जाएगा। यूएसए तो पता ही आपको, सबसे बड़ा अगर प्रोड्यूसर कोई है कॉर्न का तो यूएसए है। भारत को फोर्स भी किया कि कॉर्न खरीदो, कॉर्न खरीदो, कॉर्न खरीदो। भारत क्या करेगा खरीद के? भारत के पास ऑलरेडी कॉर्न है भर भर के। तो इसीलिए यूएसए 55 बिलियन लीटर्स इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। भारत 12.5 लीटर करता है, 11 लीटर ब्राजील कर रहा है, 4 लीटर चाइना कर रहा है। तो चाइना से भारत बहुत आगे है, और ये बहुत कम देखने को मिलता है जब भारत चाइना से कुछ चीजों में बहुत ज्यादा आगे। तो पहले की न्यूज थी कि ब्राजील सेकंड पे था, पर आज न्यूज ये है कि अब इंडिया जो है बन चुका है सेकंड नंबर की पोजीशन पे आगे। तो ये भारत के लिए ग्रो में देखने वाली बात है, और भारत इस चीज को देख चुका है और एक्सेप्ट कर चुका है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, कि एक तरीके से ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो किसने होस्ट किया है? ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर फोरम ऑर्गेनाइजेशन जो है, उस प्रोग्राम को पूरे को किसने होस्ट किया? कौन सी सिटी ने होस्ट किया? तो गुड़गांव ने होस्ट किया, गुरुग्राम। ठीक है, तो मैं बता दूं कि रिसेंटली जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर फोरम है, इट इज बेसिकली अ ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, जो कि कंट्रीज की, कंपनीज की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक मीटिंग होने जा रही है फॉर द फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, कॉपरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर को लेकर। तो ये सब गुरुग्राम में हुई है, गुरुग्राम में इसको हेल्ड किया गया है। याद रखना, इसके बारे में डिटेल में बता दूं। गुरुग्राम की लोकेशन चूज करी गई बिकॉज वो दिल्ली के पास है। रीजन यही है, दिल्ली के पास है। ठीक है, ओवर 120 कंट्रीज जो हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं, जो कि ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास से गुजरती हुई एरियाज है ना। याद रखना,
इंडिया एंड द फ्रांस जॉइंटली लॉन्च्ड इट, और इसके भी जो डायरेक्टर हैं 2025 में वो है डॉक्टर अजय माथुर। ये वाली बात याद रखने वाली बात है। दूसरा, ये 30 नवंबर 2015 को की गई और कॉप 21 है ना, पेरिस क्लाइमेट कॉप कॉन्फ्रेंस कॉप 21 के टाइम पे की गई थी, तो स्टार्ट की गई थी उस टाइम पर ही, है ना। रीजन क्या है वही है, प्रमोट सोलर एनर्जी एंड ग्लोबल कहीं ना कहीं एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, इन सबको ध्यान में रख के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। नाउ अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो है ना, तो इस ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो गुड़गांव लोकेशन आपको पता ही है क्यों चूज की गई, जस्ट बिकॉज ऑफ वो दिल्ली कैपिटल के पास है, तो हेडक्वार्टर गुड़गांव में हरियाणा के अंदर है, जो कि एक दिल्ली के बहुत करीब, तो जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को यहाँ बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एज यू नो दैट कि मेन सेंटर्स दिल्ली है इन सब चीजों का। तो इसके बारे में कुछ और आई थिंक इतनी जानने वाली चीज है नहीं, बस इतना याद रखना कि यहाँ 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक हमने बात करी है करने की। सेकंड लार्जेस्ट हमारा सोलर पावर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है, एंड फोर्थ लार्जेस्ट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारी। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम जो है इस टाइम पर एक एज ए इमेज सेट हो चुकी है, सोशल सोलर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अगर मैं बात करूं, तो इस टाइम पर कौन बन चुका है, गुड़गांव बन चुका है, गुरुग्राम बन चुका है ना। सो सॉरी गाइस, मैं गुड़गांव बोल रहा हूँ बिकॉज यू नो आई एम फ्रॉम दैट प्लेस, तो मुझे आदत है गुड़गांव बोलने की। नाउ आरबीआई ने, ये मैं इसको जरा डिटेल में नहीं बताने वाला बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिजिटल रुपी वॉलेट वाला जो प्रोग्राम है इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस। मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं एंड मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने क्या किया, डिजिटल रुपी वॉलेट को इशू किया, मतलब टोटल डिजिटल करेंसी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन के लिए वैसे इशू करेगी, जिसको बोला गया प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू होगी। दिसंबर 2022 का पायलट प्रोजेक्ट था जो कि स्टार्ट किया गया था। नाउ सेम एज इंडियन रुपीस बट कंप्लीटली डिजिटल, पूरी तरीके से डिजिटल रुपी। तो जो प्रोजेक्ट नेक्सस है उसका यहाँ पर जो मेन मकसद है वो यही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, इंटर बैंक सेटलमेंट, सीबीडीसी, डिजिटल रुपीज। रीजन क्या है, स्पीड, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, इन सबको ध्यान में रखते हुए, है ना, इन सबको ध्यान में रखे हुए। तो ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा टू मॉडर्नाइज इंडिया फाइनेंशियल इकोसिस्टम, है ना, और जिससे कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम की जो चीजें हैं वो बड़े लेवल पर सुधरेंगी। अब इसके फ्यूचर की जो प्रोजेक्ट है, मेन गोल क्या है, फास्टर इंटर बैंक सेटलमेंट, 24x7 चलेगा, रियल टाइम में जो भी चीजें हैं वो सेटलमेंट हो जाएगा, चेक बैक का, बॉन्ड बॉन्ड का, जितनी भी चीजें होती थी, सेटलमेंट करना, इधर से उधर डालना, है ना, लीगल चीजें करना, वो अब जो भी है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म में हो जाएंगे। बेटर सिक्योरिटी है, क्रॉस बॉर्डर पोटेंशियल है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, पेपरलेस इकोनॉमी है। जितनी भी चीजें हो रही हैं यहाँ पर, ये सब चीजें कहीं ना कहीं पहले सिंगापुर, यूएई, है ना, अदर G20 नेशंस वगैरह में देखा गया। तो आरबीआई ने जो क्रॉस बॉर्डर पोटेंशियल है, आपको पता होगा हमने सबसे पहले जो अपना डिजिटल रुपी है उसको एक्सचेंज करने की बात करी है सिंगापुर के साथ, जो कि कंफर्म हो चुकी है। तो सिंगापुर के साथ हम अपने डिजिटल रुपी ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ देखा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके मैंने नाम लिखे हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इन प्रोजेक्ट के नाम से, जहां पर आपको सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी देखने को। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रयान 3 की यहाँ बात करी जा रही है। रिसेंटली बॉर्न द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल अवार्ड इन विच कैटेगरी, ठीक है। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं एक बार इसको। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस बारे में बात कर रहा है कि चंद्रयान 3 जो मिशन था जो कि लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF, अ ग्लोबल बॉडी दैट प्रमोट द स्पेस कॉर्पोरेशन, अवॉर्डेड चंद्रयान 3 इंटरनेशनल। तो मतलब उसको एक तरीके से जो भी उसने काम किया चंद्रयान 3 में, हमें उसके लिए हमें अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये क्यों मिला है, ब्रिलियंसी से जो प्रोग्राम को प्लान किया गया, मैनेज किया गया, एग्जीक्यूट किया गया बहुत कम कॉस्ट में, ठीक है। तो चंद्रयान 3 कोई आसान मिशन तो था नहीं। चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद चंद्रयान 3 भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। तो श्रीहरिकोटा से LBM-3 रॉकेट के थ्रू उसको लॉन्च किया गया था, एंड थर्ड ल्यूनार एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट था ये भारत का, जो कि सक्सेसफुल हो पाया प्रॉपर तरीके से, साउथ पोल रीजन पे हम पहुंच पाए। लैंडर आपको पता ही है, विक्रम, है ना, रोवर प्रज्ञान। एंड ये जो रीजन था, है ना, इसकी अचीवमेंट का, यू नो दैट कि 23 अगस्त 2023 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, है ना। एंड यू नो सॉफ्ट लैंडिंग जो हमने मून के साउथ पोल पर करी, तो मेकिंग इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो, भारत ऐसी पहली कंट्री बन पाया है इसी के टर्म्स में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मतलब यू नो इसी चीज में यहाँ पर हमें अवार्ड मिला है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है। नाउ अगर मैं दो तीन चीजों की यहाँ बात करूं, सो मेरे भाई यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली वो ये है कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल अवार्ड जो मिला है
वो मिला है किस चीज के लिए? स्पेस साइंस एंड डिस्कवरी, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, जो कि जिस कैटेगरी में मिलता है, मिशन ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो इन सब चीजों में ये मिलता है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना आप। ठीक है, सो भैया अब इसरो ने जो अभी अभी किया मिशन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब इस कैटेगरी में इसरो को यहाँ पर मिला है मिशन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, याद रखना। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, तो कौन सी कैटेगरी में यहाँ पर इसरो को अवार्ड मिला है? तो मिशन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की कैटेगरी में मिला है, जहां पर इसरो ने इस पूरे मिशन को, कॉस्ट होती है मात्र 615 करोड़ रुपए में, पूरे मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिखाया। तो 40 दिनों की जर्नी थी, जहां पर अर्थ से मून तक की जर्नी थी, एक सॉफ्ट लैंडिंग हुई, रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोग्राम था, कम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसमिशन, सब कुछ करते। इतना चीपेस्ट प्रोग्राम लॉन्च करना अपने आप में बड़ी बात थी। ठीक है, याद रखना। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ठीक है, कुछ टेक्निकल हाईलाइट्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे LMB-3 विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, ठीक है, प्रोपल्यूशन मॉडल एंड सॉरी लैंडिंग साइट, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप गो थ्रू कर लेना। आई सॉरी गाइस, आई होप आपको ये वाली पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थर्ड लार्जेस्ट यूनिट मिशन था, 23 अगस्त 2023 को हुआ, पहला नेशनल, एक तरीके से मतलब टू लैंड ऑन द मून साउथ पोल पे लॉन्च करने वाला, पहली कंट्री बनी है भारत साउथ पोल पे लॉन्च करने वाली है, इतनी चीप कॉस्ट में। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल अवार्ड मिला भारत को इसके लिए। कौन सी कैटेगरी में मिला? मिशन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में मिला। और कंडक्टेड जो किया गया था इस टाइम पर, इसरो के जो चेयरमैन है वो कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, तो ओवरऑल भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़े लेवल पे देखी जा रही है। Now we are moving towards the last question of this video. Which country has becomes the India's largest trading partner FY 2024 to 5, overtaking the United States? तो भारत की इस टाइम पर लार्जेस्ट अगर पार्टनर कोई बनी है तो वो कौन है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत बड़ी बात है, यूएसए को ओवरटेक करते हुए। तो यूएसए के साथ हमारा रिलेशन आपको पता है पिछले कुछ टाइम से अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में इंडिया ट्रेडेड मोर विद यूएई देन विद एनी अदर कंट्री इंक्लूडिंग द यूएस एंड चाइना। चाइना के साथ तो रिलेशन अच्छे थे ही नहीं, यूएसए के साथ है नहीं, तो अब यूएई के साथ भारत ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। 2024 से 25 का अगर मैं आंकड़ा लगाऊं तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज या मीनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंबाइन जितनी भी चीजें हैं, तो यूएसए के साथ जो पहले बड़े लेवल पे हमारा यूएसए ट्रेडिंग पार्टनर था, अब उसी लेवल पे जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है वो यूएई बन चुका है। तो ट्रेडिंग पार्टनर जिसके साथ हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल, गुड, मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल्स, राइस एंड टेक्सटाइल। ठीक है, सम ऑफ द बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। तो टोटल ट्रेड जो हम करते हैं इस टाइम पर बड़े लेवल पर देखा जा रहा है, तो हमारा जो बनता है इस टाइम पर, यानी कि जिसके साथ हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ट्रेड करते हो, वो बन चुका है अभी हमारा यूएई, मतलब यूएसए को सरपास करके। ठीक है, तो इससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कल्चर टाई अप होगा दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होगा, पाकिस्तान के साथ यूएई की रिलेशनशिप अच्छी होती जा रही है, तो इससे अच्छा है कि भारत भी उसके साथ अच्छा करे। ऑयल एंड एनर्जी ट्रेड को हम बढ़ा पाएंगे, गोल्ड एंड ज्वेलरी हब बनेगा, और बड़े लेवल पे देखा जाएगा कि ट्रेड नंबर्स जितने भी हैं यहाँ पर उसको बढ़ाया जाएगा, धीरे 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 इसको इंक्रीज किया जाएगा कि भैया कैसे पहले 78 से 80 बिलियन था, अब 82 से चाइना के साथ हमारा 82 से 84 है, सॉरी चाइना के साथ 78 से 80 था, यूएसए के साथ 82 से 84 था, बट अब यूएई के साथ सबसे ज्यादा हो गया है क्योंकि 85 से 90 बिलियन डॉलर तक का हम ट्रेड करते हैं। तो यूएई नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है, ओवरटेकिंग यूएसए। तो अगर मैं बात करूं ब्रॉडर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की, तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के लिए इंडिया एक गेटवे ओपन करता है, जिससे कि वो हेल्प कर पाएगा ग्लोबली एक्सपेंड करने में, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, है ना, जो एक अपने आप के सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर दो जो कंट्रीज हैं उनके साथ भारत का बड़े लेवल पर ट्रेड है ना, और भारत के अच्छे दोस्त भी है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो इंडियन रुपी को हम सम ट्रेड ऑफ पेमेंट यूज करेंगे, जिससे डॉलर की जो इंपोर्टेंस है, डिपेंडेंस है, वो कम होगी हमारे यहाँ से। तो जब डॉलर की इंपोर्टेंस कम होगी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ आया होगा, मजा आया होगा इस वीडियो में, एंड आई होप मैंने यहाँ पूरी फर्स्ट वीक की करंट अफेयर कंप्लीट कर ली है। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में गाइज, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।